नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक धारामापी गैल्वेनोमीटर लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि धारामापी होता क्या है, धारामापी कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें भी हम चल कुंडली धारामापी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यहां पर हम बात करेंगे चल कुंडली धारामापी की बनावट के बारे में, साथ में हम देखेंगे धारामापी का सिद्धांत, धारामापी कैसे काम करता है, मतलब कार्यविधि यहां पर देखेंगे, और किसी धारामापी की सुग्राह्यता का क्या अर्थ होता है। साथ में हम धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता भी आज की इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। धारामापी से रिलेटेड दो बिंदु रह जाएंगे, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। इन दोनों बिंदुओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम धारामापी की बेसिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को कवर करवा रहे हैं। उसमें हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं। इसके बाद में एक लेक्चर और आएगा, अंतिम टॉपिक हमारा धारामापी है। चौथे चैप्टर का भी अंतिम टॉपिक चल रहा है और हमने एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर किया है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन पर भी जाकर इनको आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, जहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन आपको मिलेगी बीसीएस एकेडमी नाम से, बीसीएस एकेडमी नाम से। इस पर देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके ऊपर दो महत्वपूर्ण चीजें, आपको वीडियोज के कोर्स मिलेंगे, वीडियोज के कोर्स आपको मिलने वाले हैं, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स। ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक, उसके पश्चात देखो आपको कौन कौन सी कक्षाओं के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसमें कक्षा 9 के आपको मिल जाएंगे, कक्षा 10 से रिलेटेड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। साथ में आप यहां पर देखेंगे यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके भी कोर्स आपको मिल जाएंगे। आईआईटी से रिलेटेड यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आरयूएचएस की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो काफी यूजफुल है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से आपको वीडियोस के कोर्स और हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, और वो भी बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों, एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर से सीधा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है धारामापी। देखिए, नाम से ऐसा लगता है धारा को मापने वाला उपकरण है। बिल्कुल सही है, धारा को मापने वाला ही उपकरण है, धारा का पता लगाने वाला ही उपकरण होता है। तो धारामापी होता क्या है, कहते किसे हैं? तो एक ऐसा उपकरण, देखो विद्युत चुंबकीय उपकरण है, इसमें विद्युत भी और चुंबक भी दोनों काम में आती है, इस कारण से इसको हम विद्युत चुंबकीय उपकरण कहेंगे। तो एक ऐसा विद्युत चुंबकीय उपकरण जिसकी सहायता से धारा का संसूचन किया जाता है। धारामापी, संसूचन का मतलब होता है पता लगाना कि किसी सर्किट में से धारा बह रही है या नहीं बह रही। इसका पता लगाने के लिए हम एक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसको हम गैल्वेनोमीटर या धारामापी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धारामापी कहते किसे हैं, कि ऐसा उपकरण, ऐसा विद्युत चुंबकीय उपकरण, विद्युत चुंबकीय उपकरण
जो धारा का संसूचन करता है, धारा का संसूचन करता है, धारा का क्या करेगा, संसूचन करता है, धारा मापी कहलाता है। क्या कहलाएगा, धारा मापी कहलाता है। ओके, अब देखिए धारा मापी धारा का संसूचन करता है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसका मतलब समझ लिए। धारा का संसूचन का मतलब है धारा का पता लगाना, धारा का पता लगाना कि किसी भी सर्किट में से, किसी परिपथ में से धारा बह रही है या नहीं बह रही, इसका पता लगाने वाला उपकरण होता है। ओके, अब ये उपकरण आपने कई जगह पर देखा भी है। दिखता कैसे है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दिखने में ये एक घड़ी जैसा दिखता है, इस तरीके का होगा, बॉक्स होगा, और इसमें इस तरीके की आपके पास में एक प्लेट आपको दिखाई देने वाली है। यहां पर आपको दो टर्मिनल दिखाई देने वाले हैं। कितने टर्मिनल दिखाई देंगे, दो टर्मिनल आपको यहां पर नजर आने वाले हैं। यहां पर रीडिंग्स इस तरीके से आपके पास में पाठ्यांक होंगे। यहां पर एक सुई लगी होती है, बीच ही बीच में होता जीरो, और इधर आप चलेंगे तो इधर रीडिंग्स लिखी होगी 10 20 30, इधर रीडिंग लिखी होगी 10 20 30, और यहां से किसी वायर को इस तरीके से जोड़ा जाता है, और यहां से इस किसी वायर को इस तरीके से जोड़ा जाता है। मोस्टली यहां पर जी लिखा आपको मिलेगा। तो ये अपना धारा मापी जो दिखने में इस तरीके का होता है, आपने देखा भी होगा। तो जब इसमें से जैसे इधर से धारा बह रही है, इस डायरेक्शन में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इस धारा मापी की सुई है, संकेतक है, उसमें एक तरफ धारा विक्षेपित, एक तरफ इसमें विक्षेप प्राप्त होगा। देखो एक संकेतक लगा होता है और ये संकेतक जीरो पर रहता है, इसका मतलब विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जब धारा प्रवाहित नहीं होती तब ये बिल्कुल जीरो पर रहेगा, और जब एक दिशा में धारा बहती है तो उसमें एक तरफ विक्षेप आएगा, और दूसरी तरफ धारा बहती है तो उसमें जो विक्षेप है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह होता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं धारा मापी, इसके अलावा इसको हम किस काम में ले सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, धारा मापी से हम एमीटर और वोल्ट मीटर का निर्माण कर सकते हैं। धारा मापी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि धारा मापी की सहायता से, धारा मापी की सहायता से धारा मापी की सहायता से एमीटर, धारा मापी की सहायता से एमीटर व वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, या धारा मापी को एमीटर या वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। ओके, धारा मापी को हम एमीटर में बदल सकते हैं, वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। बात आती है एमीटर है क्या चीज, एमीटर किससे कहेंगे। तो एमीटर है धारा का मापन करने वाला। धारा मापी और एमीटर में क्या डिफरेंस रह गया, धारा मापी धारा का पता लगाता है, किसी सर्किट में से धारा बह रही है कि नहीं बह रही। एमीटर है उस धारा का मान बताता है कि कितनी धारा बह रही है। तो धारा का मापन करने वाला उपकरण है ये, क्या है, धारा का मापन करने वाला उपकरण, मापन करने वाला उपकरण है ये। धारा का मापन किया जाता है इसकी सहायता से। फिर जो दूसरा जो उपकरण है हमारे पास में वो है वोल्ट मीटर। दूसरा जो उपकरण है वो क्या है, वोल्ट मीटर। धारा मापी को वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। अब यदि
वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे भी कि एमीटर का निर्माण कैसे करेंगे और धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। वोल्ट मीटर क्या है? दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर का मापन करता है। बिंदुओं के मध्य का, दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण, विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण, मापन करने वाला उपकरण है ये। अभी तक हमने दो मुख्य बातें बताई है आपको कि धारा मापी क्या करता है, धारा का संसूचन करता है, धारा का पता लगाता है। ये धारा मापी की डेफिनेशन है। धारा मापी को हम क्या कर सकते हैं? एमीटर में बदल सकते हैं, वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। एमीटर क्या चीज है? धारा को मापने वाला उपकरण। वोल्ट मीटर की क्या चीज है? विभवांतर को मापने वाला उपकरण। दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर उसको मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं। धारा मापी के प्रकार, धारा मापी के प्रकार। तो देखिए विद्यार्थियों, जो धारा मापी है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। देखो पहला जो प्रकार है वो है चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। दूसरा जो प्रकार हमारे पास में है वो है चल चुंबक धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी। ये दो प्रकार के धारा मापी होते हैं। हालांकि अपने सिलेबस के अंदर केवल ये वाला है, ये ही अपने सिलेबस के अंदर है। इसी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चल कुंडली का मतलब है कि यहां पर कुंडली घूमती है। यहां पर कौन घूमती है? कुंडली गति करती है। यहां पर तो देखो चल का मतलब यहां पर गति करने से है, और यदि यहां पर कुंडली घूमती है तो उस धारा मापी को हम चल कुंडली धारा मापी कहेंगे। और जब चुंबक गति करें तो उसको हम चल चुंबक धारा मापी कहेंगे। अपने सिलेबस में ऊपर वाला है। अब ये जो चल कुंडली धारा मापी है ये भी दो प्रकार की होती है। चल कुंडली धारा मापी के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? देखो इसके भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। चल कुंडली धारा मापी है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक किलकित चल कुंडली धारा मापी, एक निलंबित। दोनों का मतलब समझाऊंगा मैं आपको। इसके भी दो प्रकार हैं, और पहला जो पार्ट है वह है निलंबित। निलंबित चल कुंडली धारा मापी। निलंबित चल कुंडली धारा मापी। दूसरा जो प्रकार है वो है किलकित चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार हैं भाई। देखो इसमें जो कुंडली है वो निलंबित लटकी रहती है। इसमें कुंडली क्या रहेगी? लटकी रहेगी। निलंबित का मतलब है इसको लटकाया गया है। किलकित का मतलब है दो कीलों के बीच में यहां पर कुंडली फंसी रहती है। अब ये कुंडली क्या है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें धारा मापी के अंदर एक कुंडली होती है, आयताकार कुंडली होती है, और वो जो आयताकार कुंडली है वो यदि किसी तार के जरिए लटकी हुई है तो उस धारा मापी को हम निलंबित चल कुंडली धारा मापी, और दो चूल के बीच में, पाइवोट के बीच में यदि वो कुंडली फंसी रहती है
तो उस कुंडली को उस धारामापी को हम चल कुंडली धारामापी हो जाएगा किलकित चल कुंडली धारामापी। ओके, ये अपने सिलेबस में केवल हम ये वाला पढ़ने वाले हैं, इसमें ये सिलेबस में और उसमें से भी हम ये पढ़ेंगे। ओके, जो सिलेबस में है उसी का ही हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने हेडिंग डाल दी है चल कुंडली धारामापी, अपने सिलेबस में यही है। चल कुंडली धारामापी की सबसे पहले हम देख लेते हैं बनावट। जब बनावट अपन को समझ आ जाएगी तब जाकर हमें इसकी कार्यविधि कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, वो सारी चीजें समझ आएगी। तो देखिए इसमें दो अवतलाकार कटे हुए शक्तिशाली चुंबक होते हैं। इनका थोड़ा सा कलर में अलग ले लेता हूं कि इसमें दो चुंबक होंगे और इस तरीके से कटे होंगे। अवतलाकार कटे होंगे, इस तरीके से एक चुंबक कटा हुआ है ऐसे, और इधर भी इसी तरीके से। इसमें ये एन सिरा है चुंबक का, ये एस सिरा है। दो चुंबक हैं, अवतलाकार कटे हुए हैं, मतलब इस तरीके से कटे हुए हैं ऐसे। मेरा जो हाथ दिख रहा है ऐसे धंसा हुआ है, ये वाला हिस्सा है वो भी धंसा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है वो भी धंसा हुआ है। ओके, अब इन दोनों चुंबक के बीच में एक आयताकार लूप है हमारे पास में। यहां पर क्या है, एक आयताकार लूप है। इस तरीके से ये हमारे पास में आयताकार लूप या आयताकार कुंडली इसको हम कह सकते हैं। इस आयताकार कुंडली के बीचों बीच, आयताकार कुंडली के बीचों बीच यहां पर एक कच्चे लोहे का या नरम लोहे का बेलन होता है, जिसे हम कच्चे लोहे का क्रोड भी कह सकते हैं। ओके, ये जो कुंडली है यहां से एक फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से जुड़ी रहती है, यहां से भी ये एक फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से जुड़ी रहेगी, और इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे एक स्प्रिंग यहां पर लगी होती है ऐसे। देखो भाई ध्यान देंगे आप लोग, यहां से इनको समझेंगे। एक वायर यहां से जुड़ा होगा, दूसरा वायर यहां से जुड़ा होगा। ओके, देखिए ये हमारे पास में है एक आयताकार कुंडली, और इस आयताकार कुंडली के ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। क्या होंगे, इस तरीके से विद्युत रुद्ध तांबे के तार यहां पर इस तरीके से लिपटे होंगे ऐसे। अब देखो मैं इसका नाम दे देता हूं। पहले तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ये जो एन एस आप देख रहे हैं, एन और एस, ये हमारे पास में है अवतलाकार कटे हुए चुंबक। अवतलाकार कटे चुंबक, अवतलाकार कटे चुंबक है ये, अवतलाकार कटे हुए चुंबक है। ठीक है, ये दो हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। ये जो पी क्यू आर एस है ये एक आयताकार कुंडली है। पी क्यू आर एस क्या है, आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली है। ये जो आयताकार कुंडली है इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हैं। कैसे तार लिपटे हुए हैं, विद्युत रुद्ध, देखो इनका मतलब भी समझना, विद्युत रुद्ध तांबे के तार इस पर लिपटे हुए हैं। इसके बनावट को अच्छे से समझ ले। इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार, इसका मतलब है कि जो आपके पास में तार होता है
जैसे ये तांबे का तार है, इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है और कुचालक कवर चढ़ा हुआ, ताकि एक तार दूसरे तार से जब संपर्क में आए, टच में आता है, तो करंट एक तार से दूसरे तार में ना जाए। तो विद्युत रुद्ध का मतलब है कि उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होगा या पॉलिश होगी, जिसकी वजह से एक तार से करंट दूसरे तार में नहीं जाएगा। और ये जो आयताकार कुंडली है वो एल्यूमिनियम की बनी होती, ये काहे की बनी होती है? ये मोस्टली एल्यूमिनियम की बनी होती है। और इसके ऊपर जो तार चढ़ा होता है वो विद्युत रुद्ध होगा, बना हुआ होगा तांबे का। बना हुआ किसका होगा? तांबे का तार होगा। ओके, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये बेलनाकार क्रोड है, यह है बेलनाकार क्रोड, बेलनाकार क्रोड। ये जो क्रोड है ये कच्चे लोहे का बना होता है। ये काहे का बना हुआ है? कच्चे लोहे का बना हुआ है, या इसको हम नरम लोहा भी कह सकते हैं। कच्चे लोहे का या नरम लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे ऊपर की ओर चलते हैं। यहां पर एक दर्पण लगा होगा। यहां पर क्या लगा होगा? एक दर्पण लगा होता है। और दर्पण के साथ में ये हमारे पास में यहां पर एक समतल दर्पण होगा। इस दर्पण के साथ में एक संकेतक यहां से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होगा? संकेतक यहां से जुड़ा होगा। वो इस तरीके से, ये हमारे पास में एक संकेतक है, तो इसको नाम देता हूं मैं, ये संकेतक है, ये संकेतक है। ये इसका एक टर्मिनल है T1 और T2। ये T1 और T2 क्या है? T1 और T2 टर्मिनल्स हैं, जिससे हम बाह्य उपकरण, मतलब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां से और यहां से दोनों के बीच में ये उपकरण जुड़ेगा। ओके, ये संकेतक है। ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये जो वायर है, तार है, एक मिश्र धातु का है, और मिश्र धातु का नाम है फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है। क्या है भाई? एक मिश्र धातु है, और इस मिश्र धातु का ये तार यहां पर लगा हुआ है। इतनी चीज समझ में आ गई। ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है। ये क्या है? अब तक आपको ये जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई है। समझ ले, में एक बार पुनः समझ ले, में मैं आपको पुनः रिवाइज करवा रहा हूं कि हमारे पास में यहां पर अवतलाकार कटे हुए चुंबक होते हैं। चुंबक कैसे होंगे? वो इस तरीके से होंगे कि यदि आप उनको ऊपर से देखेंगे तो ऐसे नजर आएंगे, एक इधर से भी धंसा हुआ, इधर से भी धंसा हुआ, इस तरीके से नजर आएंगे। और जब किसी आप धारा मापी को खोलकर देखेंगे तो एक्चुअल में ये जो चुंबक हैं वो दिखने में तो ऐसे होते हैं, दिखने में गलत ओपन हो गया। यहां पर आप ध्यान दें, ये इस तरीके से होते हैं, लेकिन ये घूम कर ऐसे आते हैं, ऐसे 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 होते हैं लगे। तो ये जो अपन ने देखा, ये N और S, ये चुंबक के केवल इतना सा हिस्सा दिखाया है हमने आपको, तो केवल इतना ये, पर एक्चुअल में ये ऐसे होता है। एक ही चुंबक है और उसका एक सिरा N है, दूसरा सिरा S है। तो इधर ये N है और ये S है, ये पीछे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितना बड़ा दिखाया है उतना बड़ा होता नहीं है। ये जो चुंबक है, कुंडली है, वो देखो इतना सा की होता है। अब देखो 1 सेंटीमीटर के समथिंग ही होता है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई 1-1 सेंटीमीटर के समथिंग होगी। थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई कितना बड़ा होता है, क्या होता है। तो 1-1.5 सेंटीमीटर से बड़ा इसकी साइज नहीं होती। ठीक है, ये आयताकार कुंडली है जो कि एल्यूमिनियम की बनी होगी, और इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। ऊपर से फॉस्फर ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु का तार है जिससे जुड़ा होता है। यहां पर एक दर्पण और उसके साथ में संकेतक लगा होगा। नीचे वाले पार्ट से एक स्प्रिंग जुड़ी होगी, और बीच में एक कच्चे लोहे की, ये कच्चा लोहा है, यहां पर क्या भरा है? कच्चे लोहे की क्रोड है विद्यार्थियों। यहां पर क्या मौजूद है? कच्चे लोहे की क्रोड मौजूद है।
आपको इतना समझ आ जाना चाहिए। अब मैं एक एक करके इन सब के बारे में बताता हूं। अवतलाकार कटे हुए जो चुंबक हैं वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बल आघूर्ण लग सके, इसके लिए यूज में लेते हैं ज्यादा से ज्यादा और एक समान, ज्यादा से ज्यादा और एक समान। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा भी करेंगे। ये जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है इसको हम कहेंगे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र इसलिए उत्पन्न किया जाता है ताकि एक समान बल आघूर्ण काम करे और उसका मान अधिकतम होगा। उसका मान क्या होगा? अधिकतम होगा। और उसकी हेल्प करने के लिए ही यहां पर नरम लोहे की या कच्चे लोहे की एक क्रोड इसके बीचों बीच रखी होती है। ये हिलती नहीं है, हिलने का काम तो यही करेगी। ये ऐसे हिलती है, बीचों बीच पड़ी है, नरम लोहे की है या इसको हम कच्चे लोहे की कह सकते हैं। इसमें से मैग्नेटिक लाइन से वो ज्यादा से ज्यादा गुजरती है, इस कारण से ये नरम लोहे की क्रोड को यूज में लेते हैं। अभी हम आगे चलकर इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी इसको समझेंगे। ओके, इसमें एक लगा है यहां पर फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार जो कि मिश्र धातु है। फॉस्फर ब्रॉन्ज के वायर को ही काम में क्यों लेते हैं उसके पीछे रीजन समझे। ये एक ऐसी मिश्र धातु है कि इसमें प्रत्यास्थता का गुण सर्वाधिक होता है। ये बार बार ऐसे ऐंठन करेगा, बार बार इस तरीके से घूमेगा, तो इसके अंदर क्या होगी? एक मरोड़ी लगती है, ऐंठन क्रिएट होता है। और उस ऐंठन के लिए बार बार इस पोजीशन में तार, मतलब उस तार में ऐसे घूमेगा, फिर वापस ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो बार बार उसके अंदर एक ऐंठन क्रिएट होगी, एक मरोड़ी यहां पर क्रिएट होती है। तो उसको सहन करने के लिए उसका प्रत्यास्थ होना आवश्यक है। तो इसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होता है, इस कारण से यहां पर फॉस्फर ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता है। ये एक स्प्रिंग है जो कि इस कुंडली को वापस उसी पोजीशन में लाने का काम करती है। और इन दोनों तारों से हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये हो गई है इसकी बनावट, ये इसकी क्या हो गई है? बनावट। अब ये कैसे काम करता है, इसकी कार्यविधि को समझने के लिए हमें इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण तो बराबर NIAB sin थीटा। चलिए याद करो, आप उसी टॉपिक का प्रयोग करेंगे तो ही हमें धारामापी का सिद्धांत समझ में आएगा। क्या है धारामापी का सिद्धांत? हमारे पास में देखिए यहां पर एक चुंबक है N और ये है S, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है इस डायरेक्शन में। ये जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ है वो है B। यहां पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमारी जो आयताकार कुंडली है वो यहां पर रखी हुई है। यहां पर क्या रखी हुई है? आयताकार कुंडली। और ये जो आयताकार कुंडली है इसको मैं नाम दे देता हूं PQRS। PQRS। इस कुंडली का क्षेत्रफल हम लेकर चल रहे हैं A। यह है कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। जब हम किसी धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उसमें से धारा प्रवाहित करते हैं, वो जो धारा है वो है हमारे पास में I। धारा कितनी है? I। और N है कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरे, फेरों की संख्या वो हमारे पास में है N। वो हमारे पास में क्या है? N है, ठीक है। तो ये अपने पास में N, ये S, ये हमारे पास में बीच में रखी हुई है आयताकार कुंडली PQRS। N से S की ओर मैग्नेटिक फील्ड B लगा हुआ है, कुंडली का क्षेत्रफल A है, कुंडली से बहने वाली धारा I है, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है। तब उस स्थिति में हमने देखो क्या पढ़ा था? इस कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण, इस कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या पढ़ा था? देखिए याद कीजिए, पेंच पलट कर देखिए, कुंडली पर कार्यरत बलाघूर्ण, कार्यरत बल आघूर्ण, ये हमने पढ़ा था टो बराबर
तो बराबर देखिए क्या पड़ा था, एन आई ए बी साइन थीटा, ये पढ़ा था विद्यार्थियों, एन आई ए बी साइन थीटा। और इस एन आई ए को हमने स्मॉल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी लिखा था। ठीक है, उसको हम यहां पर यूज में न लेकर एन आई ए वाली फॉर्म में ही इसको यूज में लेंगे। चलिए देखें तो आप इसको यहां पर देखो, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो थीटा है वो यहां पर 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो बराबर एन आई ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो बराबर आ गया अपने पास में एन आई ए बी, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें, ये जो कुंडली है, जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है, जब इस कुंडली में से क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। इधर से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, यहां से धारा आ रही है, चाहे तो यहां से आ जाए, तो यहां से आ रही, इसमें से होकर जाएगी। अब इस कुंडली में से देखो धारा ऐसे जाएगी, जितने फेरे हैं सभी फेरों में से इस तरीके से धारा का प्रवाह होगा और अंत में इस तरीके से निकल जाएगी। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। धारा हर एक फेरे में से होकर गुजर रही है। जब धारा इसमें से प्रवाहित होगी तो ये इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक बल आघूर्ण महसूस करती है, टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण से ये जो टो है वो एन आई ए बी के बराबर रह जाता है। ठीक है, तो ये जब कुंडली घूमती है तो इस तार के अंदर एक ऐंठन क्रिएट, ये तार तो ऐसे, ये तार में एक ऐंठन क्रिएट हो जाएगा, ये ऐसे मुड़ेगा तो इसके अंदर मरोड़ी, या हम कह सकते हैं ऐंठन, मरोड़ी उत्पन्न होगी या एक ऐंठन उत्पन्न होगा, और उस ऐंठन की वजह से इसके अंदर एक विपरीत दिशा में, देखो एक बल आघूर्ण तो इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, और ये जो मरोड़, जैसे आपने किया होगा बचपन में, किसी धागे के साथ में, झूले के साथ में उसको एक तरफ घुमाते हैं तो वो घूमता जाता है, फिर बाद में एक ऐंठन आती है, उसको वापस छोड़ दें तो वापस अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। आपने घुमाया होगा, ऐसा किया होगा, कोई रस्सी के एक पत्थर बांधकर झूले में बैठे बैठे आपने ऐसे घुमा होगा, और एक स्थिति के बाद में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसको एक डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये ऐंठन है उसको वापस अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रही, ये जो तार है इसको वापस अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने का काम करेगा। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वापस घुमाने वाला काम कौन कर रहा है, ये तार कर रहा है। कौन कर रहा है, तार, इससे जो तार लगा हुआ वो कर रहा है। तो तार में क्या उत्पन्न होगी, तार में ऐंठन के कारण से उत्पन्न बल आघूर्ण है। तार में ऐंठन के कारण, ऐंठन के कारण तार में ऐंठन के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण, उत्पन्न बल आघूर्ण, और उस बल आघूर्ण को हम टोडेस से लिखेंगे। किससे पुट करेंगे, टोडेस से लिखा जाएगा। अब टोडेस बराबर क्या होता है, सी इंटू फाई होता है। सी यहां पर ऐंठन नियतांक, और ये जो फाई है ये है साम्य की स्थिति से विक्षेप, साम्य की स्थिति से या प्रारंभिक स्थिति से विक्षेप है ये। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं। सी यहां पर ऐंठन नियतांक, कई जगह पर ये मरोड़ी नियतांक लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, ये पदार्थ की प्रकृति पर इसका मान है, डिपेंड करता है। यह है कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में विक्षेप, ये अपनी माध्य स्थिति से, जो मूल स्थिति है उस स्थिति से विक्षेप है ये। ठीक है,
यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें, ये है यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, समीकरण 1 से जो टो आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और साम्य की स्थिति के अंदर दोनों का मान बराबर होगा और कुंडली घूमना बंद हो जाएगी, कुंडली एक जगह पर स्थिर रहेगी। साम्य की स्थिति में क्या होगा? साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति के अंदर टो और टोडेस दोनों बराबर होंगे। टो और टोडेस क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? NIAB बराबर C इंटू फाई, और यहां से हम I बराबर क्या लिख सकते हैं? C अपॉन में NAB इंटू फाई लिख सकते हैं। ये वाली जो राशि आप देख रहे हैं, ये राशि एक कांस्टेंट के बराबर होगी, जिसे हम कैसे पुट कर रहे हैं, और यहां से अपने पास में आ गया है I समानुपाती फाई। I समानुपाती फाई आ गया है। I समानुपाती क्या आ गया? इसका मतलब है कि कुंडली में उत्पन्न जो विक्षेप है वो कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। सुन लीजिए ध्यान पूर्वक, कुंडली में से बहने वाली धारा है वो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती। जितना ज्यादा विक्षेप होगा कुंडली में से बहने वाली धारा भी उतनी ही ज्यादा होगी, और यही धारा मापी का सिद्धांत है। यही क्या है? यही धारा मापी का सिद्धांत है। लैंग्वेज ज्यादा पुट नहीं कर रहा, यही धारा मापी का सिद्धांत है। ओके, यहां से कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। इस वाली लाइन को मैं दोबारा ले लेता हूं। देखो, अपने पास में हमने यहां पर लिया है NIAB इक्वल टू C फाई, और यहां से हमने इसको C अपॉन में NAB फाई ऐसे लिखा, फिर I समानुपाती फाई लिखा। ठीक है, ये धारामापी का सिद्धांत हो गया। ये वाली जो राशि है, ब्रैकेट वाली जो राशि है, इसको हम कैसे पुट कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं धारामापी का परिवर्तन गुणांक। धारामापी का परिवर्तन गुणांक इसको कहा जाता है। धारामापी का परिवर्तन गुणांक इसको बोलते हैं, कहा जाता है। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, धारामापी का परिवर्तन गुणांक है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो धारामापी कैसे काम करता है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले त्रिज्यीय क्षेत्र है भाई, पहले क्या है? त्रिज्यीय क्षेत्र। त्रिज्यीय क्षेत्र का मतलब हो गया चुंबक को यदि आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसी नजर आएगी, अवतलाकार कटा हुआ नजर आएगा। ये ऊपर से देखने पर चुंबक आपको इस तरीके से नजर आएंगे। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये ऐसे एक बेलनाकार क्रोड, ऊपर से देखने पर वो ऐसे नजर आएगी। बेलनाकार क्रोड है तो ऐसे, पर ऊपर से देखेंगे तो यहां से आपको कैसा नजर आएगा? एक वर्ताकार भाग नजर आएगा। ये इस तरीके से दिखाई देने वाली है, इस तरीके से नजर आने वाली है। ये बेलनाकार क्रोड है। कैसी क्रोड है? ये ऐसे बेलनाकार क्रोड है। चलिए, कलर भर दिया। ऊपर से देखने पर ये ऐसी नजर आएगी। अब इसी के अंदर यहां पर लगी हुई है अपनी कुंडली। ऊपर से देखोगे तो वो ऐसे नजर आएगी, इस तरीके से नजर आने वाली है। ये अपनी कोयल है। अब देखो विद्यार्थियों, यहां पर कोयल इस तरीके से नजर आएगी, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगी। इसमें इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इधर, ये अपना आ गया क्षेत्रफल सदिश। अब इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कैसे जाती है, वो मैग्नेटिक लाइंस ही आपको यहां से समझना है।
मैग्नेटिक लाइंस को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहां से मैग्नेटिक लाइंस को समझिए आप। यहां से कुछ लाइंस बाहर निकलती है, वो यहां से ऐसे प्रवेश करेगी और इसमें इस तरीके से जाएगी, ठीक है। यहां वाली भी इस तरीके से जाएगी, ऐसे, मतलब इस वाले भाग में से ज्यादा गुजरेगी, यहां से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन से गुजरेगी। आप इस डायग्राम के जरिए देख भी पा रहे होंगे, ये मैंने थोड़ा सा बेटर तरीके से समझाया है, आपको और भी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन उनको समझने के लिए आप इसका प्रयोग करें। तो यहां से आप देखेंगे कि इस क्रोड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास में है इस डायरेक्शन में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है इस स्थिति में, और ए उधर है। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो हमेशा और हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री बना रहता है। जो किताबें हैं उनमें आपको कैसा मिलता है ये डायग्राम, ऐसे अवतलाकार कटे हुए चुंबक, ये क्रोड, और इसमें ऐसे दिखाते हैं भाई, ऐसे ऐसे वापस दिखा देते हैं। वो भी चित्र तो सही है, गलत तो नहीं कह सकते। यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, यहां से वापस जा रही है, तो यहां से जो जैसे कुंडली ऐसे है तो भी क्षेत्रफल सदिश इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, ऐसे है तो भी उस स्थिति के अंदर भी ऐसे ही रहने वाला। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का कोण है वो 90 डिग्री ही बना रहता है। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किस वजह से, कहां, कैसे क्रिएट हो रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र, अवतलाकार कटे हुए चुंबकों से उत्पन्न हो रहा है। अवतलाकार चुंबक उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। चुंबक से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब ये जो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र है अवतलाकार कटे हुए चुंबक से क्रिएट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये अधिकतम व एक समान, अधिकतम व एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अधिकतम व एक समान बलाघूर्ण उत्पन्न करता है, अधिकतम व एक समान बलाघूर्ण उत्पन्न करता है। इसी के लिए ही हम ये जो चुंबक है उनको अवतलाकार काटते हैं। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि धारामापी में प्रयुक्त जो चुंबक है वो अवतलाकार कटे होते हैं या उनका आकार है वो अवतलाकार होता है, क्यों, तो उसका आकार होने का पीछे रीजन है कि बलाघूर्ण अधिक से अधिक लग सके, एक समान बलाघूर्ण काम कर सके। और इसके लिए हेल्प कौन करता है, ये कच्चे लोहे की क्रोड करती है, बेलनाकार क्रोड, बेलनाकार क्रोड। ये जो बेलनाकार क्रोड है ये कच्चे लोहे की बनी होती है, कच्चे लोहे की, या हम कह सकते हैं नरम लोहे की बनी होती है। तो विद्यार्थियों यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ है कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो एक समान बलाघूर्ण क्रिएट करे, अधिकतम बलाघूर्ण उत्पन्न करेगी। जो साइन थीटा है ना वो 1 कर दे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी कर रहा है यहां पर, वो 1 कर रहा है। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कार्यविधि अब आई है। अब क्या आई है, कार्यविधि। तो कार्यविधि का मतलब है कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही कुंडली में से धारा का प्रवाह होगा, क्या होगा भाई, पहला काम तो है धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अच्छे से समझ लीजिए, धारा मापी को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और हमने यहां पर 2 बिंदु दिखाए हैं, 2 टर्मिनल दिखाए हैं, T1 T2 से जोड़ेंगे। इतना हो गया। श्रेणी क्रम में जोड़ने के पश्चात उनमें से धारा का प्रवाह करवाएंगे। कितनी धारा प्रवाहित होगी, I। जब धारा प्रवाहित होगी कुंडली में से, क्या प्रवाहित होगी, धारा,
तो धारा प्रवाहित होगी तो वहां पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो बराबर एन आई ए बी ये उत्पन्न हो जाएगा। और साम्य की स्थिति में, किसकी स्थिति में? साम्य की स्थिति के अंदर एक और बल आघूर्ण क्रिएट हो जाएगा, टो डेस बराबर सी फाई। और उस स्थिति के अंदर क्या होगा? अपने पास में एन आई ए बी और सी फाई दोनों बराबर हो जाएंगे और यहां से अपने पास में इसका सिद्धांत बाहर निकलेगा। आई है ना वो समानुपाती होती है फाई के, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होती है कुंडली में विक्षेप भी उतना ही ज्यादा आता है। तो कुंडली में विक्षेप आता है। क्या आ गया अपने पास में? कुंडली में विक्षेप आ गया है। क्या आ गया? कुंडली में विक्षेप हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब कुंडली में तो विक्षेप आ गया, लेकिन अपने को कैसे पता चले कि भाई कुंडली में विक्षेप आ गया है? तो कुंडली में विक्षेप बाहर से देखने पर पता लगाने के लिए एक दर्पण लगा होता है, उसके साथ में सटा होता है एक संकेतक। क्या लगा होगा? संकेतक लगा होगा। संकेतक दिखाएगा, संकेतक क्या दिखाएगा? विक्षेप दिखाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी तो विक्षेप भी अपोजिट डायरेक्शन में। धारा की दिशा चेंज कर देंगे तो जो विक्षेप है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये इसकी कार्यविधि है और डिटेल से कार्यविधि मैंने यहां पर आपको अब तक समझ में आ गया होगा। और यदि आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स यूज में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा मापी की सुग्राहिता। धारा मापी की सुग्राहिता। धारा मापी की सुग्राहिता का मतलब है कि जब धारा मापी में से विद्युत का प्रवाह होता है तो धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होने की जो घटना है उसी को हम धारा मापी की सुग्राहिता। कोई भी धारा मापी कितना सुग्राही है, तो अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी यदि पर्याप्त विक्षेप देता है तो वो धारा मापी ज्यादा सुग्राही होता है। चले मैं यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं। इसका अर्थ क्या है कि धारा मापी में से विद्युत का प्रवाह करवाने पर, धारा मापी से विद्युत धारा का प्रवाह करवाने पर, विद्युत धारा का प्रवाह करने पर, विद्युत धारा का प्रवाह करने पर विक्षेप उत्पन्न हो, विक्षेप उत्पन्न हो तो उसे धारा मापी की सुग्राहिता कहेंगे। उसे धारा मापी की सुग्राहिता, धारा मापी की सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? धारा मापी की सुग्राहिता कहेंगे। अब कोई भी जो धारा मापी है वो कितना सुग्राही है, कोई भी जो धारा मापी है वो कितना सुग्राही है। अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी यदि धारा मापी में पर्याप्त विक्षेप हो, थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने पर भी उसमें संकेतक में पर्याप्त विक्षेप आ जाए, इसका मतलब है वो धारा मापी अच्छा है, उसका जो सुग्राहिता है वो अच्छी है। तो धारा मापी की अच्छी सुग्राहिता का क्या अर्थ है? धारा मापी की अच्छी सुग्राहिता या धारा मापी अच्छा सुग्राही है, अच्छी सुग्राहिता का अर्थ है कि अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी, अल्प धारा प्रवाह से भी पर्याप्त विक्षेप हो। अल्प धारा प्रवाह करने पर भी पर्याप्त विक्षेप प्राप्त हो, पर्याप्त विक्षेप प्राप्त हो।
तो वो धारामापी अच्छा सुग्राही होता है। तो थोड़ी सी धारा से भी उसमें विक्षेप आ जाए तो वो धारामापी अच्छा माना जाएगा, अच्छा सुग्राही माना जाएगा। अब अपने पास में टॉपिक है धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता किससे कहेंगे कि प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। देखो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं, फिर उसको बेटर तरीके से समझेंगे। प्रति एकांक धारा, प्रति एकांक धारा प्रवाह से कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता कहलाता है। धारा सुग्राहिता को हम SI से पुट करेंगे। धारा सुग्राहिता को किससे लिखेंगे? SI से इसको लिखा जाएगा और ये होता है फाई अपॉन में, विक्षेप को फाई से, धारा को I से। देखो हमारे पास में एक रिलेशन था, अभी हम देख रहे थे NIAB बराबर C फाई। तो यहां से हम फाई अपॉन में I की वैल्यू देखें, फाई अपॉन में I की वैल्यू तो NAB अपॉन में C, ये अपने पास में आ गया। NAB अपॉन में C के बराबर होता है। धारा सुग्राहिता किसके इक्वल होगी? NAB अपॉन में C के बराबर होगी। तो धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? फॉर्मूले से ही समझेंगे। धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे भाई? बढ़ाने के लिए जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से समझें। फेरों की संख्या, N क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या, जो धारामापी उसमें हमने आयताकार कुंडली ली, उसमें जो फेरों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, तो इस SI धारा सुग्राहिता का मान बढ़ जाएगा। फिर है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो भी धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा देंगे तो भी धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी, और ऐंठन नियतांक को कम करेंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। इसका मात्रक होता है भाग प्रति एम्पीयर या डिग्री प्रति एम्पीयर। ओके, तो धारा सुग्राहिता का मतलब है अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी कुंडली में उत्पन्न यदि विक्षेप उत्पन्न होता है तो उसको हम धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसका मान कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र और ऐंठन नियतांक पर निर्भर करता है। और NAB का मान बढ़ेगा तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, और C जो ऐंठन नियतांक है उसको बढ़ाने पर धारा सुग्राहिता घट जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होती है। अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता। देखिए वोल्टेज सुग्राहिता को हम SV से पुट करेंगे, ये होता है फाई अपॉन में V। तो प्रति एकांक विभवांतर लगाने पर, प्रति एकांक विभवांतर लगाने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, प्रति एकांक विभवांतर लगाने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। ओके, देखो हमने अभी V की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू R। R है ना, ये कुंडली का प्रतिरोध है। क्या है? कुंडली का
प्रतिरोध। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फाई अपॉन में आई की जगह हम SI धारा सुग्राहिता बट्टे में प्रतिरोध से लिख सकते हैं। ये हमारे पास में था NAB अपॉन में C, C इंटू R, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये थी वोल्टेज सुग्राहिता, और वोल्टेज सुग्राहिता जैसे फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जो कि धारा मापी के बारे में बेसिक जानकारी आपको देता है। धारा मापी से रिलेटेड 2 बिंदु हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि धारा मापी को कैसे हम एमीटर में या वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।